माँ बाप बच्चों की शादी करने में इतनी देर कर देते हैं कि वो अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब इनकी शादी होती है तो वो बहुत कुछ सीख चुके होते हैं और बहुत कुछ गंवा भी चुके होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी शादी हुई तो मुझे 5 साल का तजर्बा था और मैं कंवारी भी नहीं थी। मेरा दूल्हा मेरे करीब आते हुए कुछ हिचकिचा रहा था। इसके चेहरे पर शर्मो हया के रंग बिखर रहे थे और ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी कि वो मर्द होकर मुझसे शर्मा रहा है, जबकि मेरे अंदर ऐसी कोई झिझक नहीं थी। मैंने आज तक किसी मर्द को इस मामले में झिझकते हुए नहीं देखा था। मेरा तो 5 साल का तजर्बा था और इन 5 सालों में मैं अपने काम में माहिर हो चुकी थी। जब मैंने देखा कि मेरे शौहर की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो आगे बढ़कर मुझसे अपना हक वसूल करे, तो मैं खुद इसके करीब हो गई। उसकी सांसों की आवाज मुझे साफ सुनाई देने लगी थी। शायद वो बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार था। मैंने सर पर सेट किया हुआ अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंक दिया और खुद ही इसका हाथ पकड़ लिया। वो फौरन मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मैंने मुस्कुरा कर इसे मोहब्बत से देखा और फिर इसका हाथ पकड़कर खुद ही मैं पूरे 5 साल बाद दुबई से लौटी थी और मेरे लौटते ही रिश्तों की लाइन लग गई थी। खानदान की बड़ी उम्र की औरतों की ख्वाहिश थी कि मैं इनकी बहू बन जाऊं, और इसके पीछे एक खास वजह थी। दरअसल 5 साल पहले हालात से तंग आकर मैं दुबई गई थी और वहां जाकर मेरे हालात बदल गए थे। मैंने वहां से इतना पैसा भेजा था कि यहाँ मेरे घर वालों के भी दिन बदल गए थे, और यही सब देखकर खानदान वाले हैरान रह गए थे। वो लोग जो हमारे बुरे वक्त में हमें पूछते भी नहीं थे, अब हमारी चापलूसी करने लगे थे। और 5 साल बाद जब मैं लौट कर आई तो हर कोई यही ख्वाहिश करने लगा कि मैं इनके घर की बहू बन जाऊं, क्योंकि मैं कुछ अरसा की छुट्टियों पर आई थी और मुझे दोबारा वापस जाना था। इसीलिए हर लड़का चाहता था कि वो मुझसे शादी कर ले और मेरे साथ दुबई चला जाए ताकि इसका मुस्तकबिल भी संवर जाए। लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता था कि मैं दुबई में क्या काम करती थी और किस काम से मैंने इतने पैसे बनाए थे। मैं यहाँ शादी की नीयत से नहीं आई थी, बल्कि मैं तो ये सोच कर आई थी कि अपनी छोटी बहन की शादी करवाकर फिर वापस लौट जाऊंगी। लेकिन मेरे आते ही मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी तो अम्मा मुझ पर जोर डालने लगी कि छोटी से पहले तुम शादी कर लो, तुम्हारा भी घर बस जाएगा और छोटी की शादी भी हो ही जाएगी। पहले तो मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं जिस तरह का काम दुबई में करती थी, इसके बाद मुझे शादी जैसी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रही थी। हर रिश्ते पर से मेरा एतबार उठ गया था। लेकिन अम्मा कहने लगी कि एक बार रिश्ता देखने में क्या हर्ज है। अम्मा के इसरार पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि अब्बा के जाने के बाद अम्मा ही मेरा वाहिद सहारा थी और मैं इन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। अम्मा और बहनों की खातिर तो मैंने अपना वतन छोड़ा था और मैं एक एजेंट के भरोसे दुबई चली गई थी। लेकिन वहां जाकर मैंने एक अलग ही दुनिया देखी थी, जिसके रंग ढंग ही अलग थे। जिसने मेरे लिए रिश्ते की बात डाली थी, अम्मा ने सबको कह दिया कि वो लड़के देखना शुरू कर रही हैं, और फिर बारी बारी सभी लोग रिश्ता लाने लगे। सबके लहजों में बड़ी मिठास घुल गई थी। हर कोई मेरी तारीफों के पुल बांध रहा था। मेरी दबती हुई रंगत में किसी को बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरे पर्स में बहुत पैसा था। मैं आलीशान घर बना चुकी थी और अपनी बहन की शादी के लिए भी मैंने बहुत पैसा जोड़ा हुआ था, और इस बात से तकरीबन सभी लोग वाकिफ थे। इसीलिए मेरे सारे ऐब खुद ब खुद धुंधला गए थे और किसी को भी मुझ में कोई बुराई नहीं नजर आ रही थी। अम्मा चाहती थी कि मेरी शादी इनके खानदान में ही कहीं हो जाए, लेकिन मेरे अब्बा के खानदान से भी मेरे लिए बड़े रिश्ते आए थे, और फिर मैंने सोच समझकर फजल का इंतखाब कर लिया था। वो मेरी फुफ्फो का बेटा था और मैंने जानबूझकर इसे मुंतखब किया था। फजल एक मामूली शक्ल सूरत वाला अच्छा इंसान था, लेकिन इससे मुंतखब करने की वजह इसकी माँ थी। मुझे हमेशा से ही अपनी फुफ्फो से नफरत रही थी और इस शादी के जरिए मैं इनसे अपना बदला लेना चाहती थी। अब्बा के मरने के बाद जिस तरह उन्होंने हमें सताया था, मैं चाहती थी कि इनसे हर एक बात का हिसाब लो। मैं सिर्फ 2 महीने के लिए यहाँ आई थी, इसलिए 10 दिन के अंदर ही मेरी और फजल की सादगी से शादी का ऐलान कर दिया गया। ये सुनकर बाकी लड़के दिल महसूस कर रह गए और कुछ लोग तो मेरी अकल पर बातें भी बनाने लगे कि मैंने अच्छे खासे खूबसूरत नौजवानों को छोड़कर फजल जैसे सीधे सादे लड़के का इंतखाब क्यों कर लिया है। मेरी अम्मा भी कुछ खास खुश नहीं थी, क्योंकि इन्हें भी फुफ्फो पसंद नहीं थी।
वो भी हैरान थी कि मैंने ये फैसला क्यों किया है। अलबत्ता मेरी फुफ्फो बड़ी खुश थी और खानदान भर में कहती फिर रही थी, मैंने अपनी भतीजियों को मोहब्बत ही इतनी दी है कि उन्होंने सबके ऊपर मेरे बच्चे को फौकियत दी है। फुफ्फो की इस बात पर मैं दिल ही दिल में खूब खुलकर हंस रही थी। शादी की तैयारी शुरू कर दी गई थी। मैंने अपने साथ ही अपनी छोटी बहन की शादी भी तय करवा ली थी। वो एक लड़के को पसंद करती थी और मैंने उसकी पसंद से ही इसका रिश्ता तय कर दिया था। मेरे साथ ही इसे भी रुखसत हो जाना था और अम्मा के साथ सिर्फ छोटा भाई बच जाता। शादी से 2 दिन पहले मैंने फुफ्फो को बुलाया और उनके आगे एक शर्त रख दी। इस शादी के लिए मेरी एक बड़ी शर्त थी, जिसे सुनकर फुफ्फो उछल गई और कहने लगी, हलक ये तुम क्या कह रही हो? पहले तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अब शादी में 2 दिन रह गए हैं, सारे खानदान को पता चल गया है और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मैंने फुफ्फो से कहा कि मैं शादी करूंगी तो इसी शर्त पर करूंगी, वरना ऐसे ही वापस चली जाऊंगी। पहले तो इनके चेहरे का रंग उतर गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहने लगी कि ठीक है, मुझे मंजूर है। फुफ्फो के जाने के बाद अम्मा हैरत से मुझसे पूछने लगी कि ये सब क्या कर रही हो, और हैरान तो मैं इस बात पर हूँ कि तुम्हारी फुफ्फो भी राजी हो गई हैं। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?